ठीक है, तो आज हम जो है ना एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, बट एनर्जी डायग्राम बनाएंगे जहाँ Z एक से ज्यादा है ना। ठीक है, एनर्जी डायग्राम फॉर हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन है ना, बेरिलियम 3 प्लस आयन एक्सेट्रा, इनके लिए। तो इनके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या होता है, -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब लिख लेते हैं बच्चे, n इक्वल्स टू 1 है ना। n इक्वल्स टू 1 में एनर्जी क्या होगी, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, -13.6 Z स्क्वायर, या फिर यू कैन से E0 Z स्क्वायर। n इक्वल्स टू 2 में एनर्जी क्या होगी, -3.4, 13.6 डिवाइड बाई 13.6 डिवाइड बाई 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो इससे कितनी वैल्यू आ जाएगी, -3.4। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, जो हमने वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है उसमें बस Z स्क्वायर जोड़ देना है। सो -3.4 Z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, E0 Z स्क्वायर बाई 4। फिर n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट सो दैट यू कैन रिकॉल है ना, जिन लोगों ने याद किया है वो लोग मेरे को ना देखें, खुद से लिखते जाएं और फिर चेक करें कि वैल्यू सही लिखी है या नहीं लिखी है उन्होंने, है ना, ऐसे E0 Z स्क्वायर। सो यू कैन सी द कॉमन टर्म इज ओवर हियर Z स्क्वायर एवरीवेयर। ठीक है, so n equals to 4, then it is going to be -0.85 Z square, E0 Z square by 16, and ऐसे ही n equals to 5 ले लेंगे। उसके लिए आ जाएगा -0.54 Z स्क्वायर और E0 by 25। ठीक है, और n equals to infinite, एनर्जी 0, एनर्जी infinite is 0। now if you are going to see the difference, तो डिफरेंस में भी क्या होगा, Z स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना। अगर आप 13.6 है ना, -3.4 Z स्क्वायर, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 13.6 Z स्क्वायर करोगे तो Z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 10.2। सो यू विल गेट द सेम वैल्यू, जस्ट यू विल हैव Z स्क्वायर टर्म ओवर हियर, तो सब जगह Z स्क्वायर टर्म मिलेगा, तो 10.2 Z स्क्वायर। इसका मतलब हीलियम के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 10.2 इंटू Z स्क्वायर, Z स्क्वायर की वैल्यू, तो Z की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10.2 दैट इज 40.8। समझ में आ रहा है, तो जो वैल्यू हमने लिखी है बस वही वैल्यूज हैं, बस उनमें Z स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देना है। 12.09 Z स्क्वायर है ना, 12.75 Z स्क्वायर, 1.89 Z स्क्वायर, 2.55 Z square, and this is 0.66 Z square। बस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। लिख लो ये, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, किसी को भाई कोई बात नहीं समझ में आई, आगे समझ में। अब चलते हैं ना थोड़ा और आगे, डन, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
उसमें एक और आता है कि, है ना, ये हमें एनर्जी स्टेट पता चल गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी गिरेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, देन इट इज गोइंग टू गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, है ना। यहाँ निगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है, निगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है, रिमेम्बर, है ना। आपको ये याद होगा कि जब दो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दूर जाते हैं, है ना, पास नहीं, दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। या फिर आपको ये भी याद होगा, है ना, कि एटम में n=1 सबसे स्टेबल है, और फिर n=2 और ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, ऐसा कहीं सुना होगा अलग से। So we are going to say that it is called absorption of photon. Electron will absorb photons of specific energy to get excited. मतलब, और you can say jump. Excited का मतलब है jump to higher state, higher energy state from ground state. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी टू गेट एक्साइटेड, है ना, जंप टू हायर एनर्जी स्टेट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। इसका मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया था वो मूवी का एग्जांपल देके। सो सी वी नो दैट कि अगर n=1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी खुद की एनर्जी -13.6 है। अच्छा, इसकी खुद की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ भाई जल्दी। अगर टोटल एनर्जी -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कल बताया था ना, क्या रिलेशन है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में? चेक करो अपने नोट्स, जल्दी से बताओ। टोटल एनर्जी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब वो क्या कर रहा है ना, यहाँ पे कोई फोटोन गिरा, है ना, फोटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे ये फोटोन आ रहा है, किसका? एच न्यू एनर्जी का। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि इसकी एनर्जी क्या है ना। अगर इसकी एनर्जी 10.2 है, मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक बार लिख लेते हैं, एच न्यू जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस फोटोन ये कहाँ पहुंच जाएगा? n=2 में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। तो केस लिख लेते हैं, सिनेरियो टाइप, है ना। If electron absorbs photons of energy 10.2 electron volt, 12.09 electron volt, 12.75 electron in hydrogen atom, है ना। बाकी सब एटम्स के लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए क्या हो जाएगा? 12.09 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, सेम बात। So if electron absorb photons of energy, these energy, है ना, etc. in hydrogen atom, right? Electron will jump to 10.2. Electron will jump to second, third, and fourth
एनर्जी रेस्पेक्टिवली, हाँ एनर्जी स्टेट रेस्पेक्टिव, एनर्जी स्टेट रेस्पेक्टिव। इसीलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा एनर्जी वैल्यू याद होंगी तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। कितनी बात आ गई समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन ये सब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो है ना रेस्पेक्टिव लेट्स से स्टेट में पहुंच जाएगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके हिसाब से। तो कई बार क्वेश्चन में मान लो जो वैल्यू है सारी वैल्यू तो याद नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 13.06, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब 13.06 एनर्जी, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम। तो फिर क्या लिखेंगे? तो फिर हमने फॉर्मूला आपको बताया था, है ना। व्हाट वाज द फॉर्मूला? डेल्टा ई वाज 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यही तो है E2 माइनस E1, ठीक है। वहां पे n2 क्या था? हायर, और n1 क्या था? लोअर। तो अगर किसी ने आपको 13.06 दे दिया हाइड्रोजन एटम में, तो अब यू आर गोइंग टू राइट 13.6 z स्क्वायर। n1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, 1 से एक्साइट हो रहा है, n2 नहीं पता है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? n2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो 13.06 क्या होता है? तो 0.54 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 13.6 को, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 0.54, 0.54 था n इक्वल टू 5 में, तो n2 इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये बनेगा आपका 24/25 13.6, कट गया, है ना, ये वैल्यू आएगी। या फिर इसको डायरेक्टली काटोगे तो ये 0.96 आएगा ऐसे। नाउ यू कैन कैलकुलेट। तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, बट यस यू कैन कैलकुलेट। समझ में आया? तो ऐसे कभी n2 निकाल लेंगे जब पता नहीं होगा कि कौन सी एनर्जी है, राइट दिस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ केस 2, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को हमने 10.2 से कोई एनर्जी कम की एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा क्या? 10.2 से कम की एनर्जी, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 के लिए 10.2 है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप एट ऑल, इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू एक्साइटेड एट ऑल, ठीक है। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन is less than 10.2 electron volt, electron will not, है ना, cannot jump, or you can say electron will remain in ground state। एनी डाउट? कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पूछते जाना। समझ में आ रहा है? yes, no, anything, any response? हाँ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? साक्षी बेटा रिवाइज करके आए हो? समझ में आ रहा है? ठीक। अब चलते हैं केस 3। अब मान लो किसी ने बोला नहीं, मैंने जो है ना, if electron exposed to energy of 11 electron volt, है ना, it is more than 10.2 but it is not 10.2 12.09 ऐसा कुछ भी नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन will remain in ground state।
सो दैट मीन्स कि केवल और केवल यही स्पेसिफिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एंड जंप करेगा। कोई भी और एनर्जी अगर हम देते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी नहीं होगा, इवन दो इट इज मोर देन 10.2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कर रही है ना, -13.6 से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कर रही है, राइट। तो अगर मान लो आपने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो बचा कितना, -2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कोई भी एनर्जी स्टेट है क्या, नहीं है, है ना, कोई भी स्टेशनरी एनर्जी स्टेट नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, एक्साइट ही नहीं होगा। समझ में आया? सर फिर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ पे, उसी सेल में रहेगी क्या? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन आएगा वो बस एब्जॉर्ब नहीं होगा, पास ऑन हो जाएगा। मतलब एनर्जी उसी N1 में ही रहेगी? इलेक्ट्रॉन N1 में रहेगा, एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन N1 हाँ, में इलेक्ट्रॉन। N1 में ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो, है ना, केस 4, if electron is exposed to, है ना, energy of, है ना, energy equals to or greater than equals to 13.6 electron volt। 13.6 से ज्यादा की एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम एटम और आयन, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। ये सब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहा हूं। तो अगर आपने 13.6 से ज्यादा एनर्जी दे दी तो वो बाहर निकल जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है ना? 13.6 अगर से ज्यादा दे दी तो एनर्जी 0 से के पास पहुंच जाएगी या 0 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसने, है ना, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्रॉस कर लिया है। नाउ इट इज गोइंग टू बी आउटसाइड ऑफ द एटम। ठीक है, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब बात होती है इमिशन ऑफ एनर्जी। emission of energy. So when electron is in the excited state, higher state पे पहुंच गया, then it can only stay up to 10 to power -8 second. 10 to power -8 second is very small for us, but it is very high for electron. तो जैसे ही वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा, वहां पे वो केवल और केवल 10 to power -8 सेकेंड रुकेगा, फिर वापस आएगा। So we can say after excitation of electron into higher energy state, this electron can stay only for, can stay 10 to power -8 second. Up to, or we can say approximately. After that, electron will de-excite. De-excite का मतलब क्या है कि नीचे जाएगा, है ना, वो जंप करना, एक्साइटेशन, है ना, de-excited to ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ऊपर से
नीचे आना चालू होगा। अब नीचे आएगा तो क्या करेगा, नीचे जैसे मान लो ऊपर एनर्जी थी आपकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको n इक्वल टू 1 में आना है वेयर द एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकाल देगा, एमिट कर देगा, एनर्जी को निकाल देगा। So after that electron will de-excited to ground state and releases photons of different energy, photons of different energy. Photons of different energy is also called as spectral lines. इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म पे अगर आप व्हाइट लाइट डालो तो वो अपने कलर में टूट जाता है अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से। सबने देखा ये वाला है ना एक्सपेरिमेंट, अलग अलग कलर में टूट जाता है। तो वैसे ही है, ये जितनी भी लाइट्स, जितने भी फोटॉन्स हैं, है ना, इन सारों को अगर हम प्रिज्म पे डालेंगे तो ये अलग अलग एनर्जी में टूट जाएंगे। तो वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई देखो कौन कौन से फोटॉन्स निकले, कौन कौन सी एनर्जी के फोटॉन्स निकले, और वो स्पेक्ट्रल लाइंस बोले जाते हैं ना, वो लाइंस के फॉर्म में मिल रहे हैं इसलिए स्पेक्ट्रल लाइंस। इतनी बात समझ में आ रही है, फिर से सुन लो, है ना। जैसे आपने व्हाइट लाइट प्रिज्म पे डाली तो वो अलग अलग कलर में टूट जाती है, अलग अलग कलर में टूट जाती है, तो आप उसमें वेवलेंथ डिसाइड कर सकते हो। वैसे ही ये जितनी भी एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन है ना, एक सैंपल है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सब डी एक्साइट होंगे तो वो अलग अलग एनर्जी के फोटोन छोड़ रहे होंगे, है ना। सेम एनर्जी के भी छोड़ सकते हैं, अलग अलग एनर्जी के भी फोटोन छोड़ रहे होंगे, तो सारे फोटोन अभी कंबाइंड है, सारी एनर्जी किसी प्रिज्म पे गिरेगी, वो क्या करेगा, उसको अलग अलग वेवलेंथ में तोड़ देगा। अलग अलग वेवलेंथ में तोड़ देगा तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें केवल लाइंस मिलेंगी कि ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली लाइन मिल गई। वो लाइंस के बेसिस को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आपको याद रखना है फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी मींस स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो अब समझते थोड़ा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में, से पहले ले लेते हैं, अगर वो n इक्वल्स टू 2 में है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 में है तो उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तभी एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं मिलेगी n इक्वल्स टू 1 में। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विल de-excite to n equals to 1 and will release the photon. ये सब बातें मैं हाइड्रोजन को लेके कर रहा हूँ, किसी और एलिमेंट के लिए वो z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम देख चुके हैं आज के एनर्जी डायग्राम में, ठीक है। ये हो गया, इसमें तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 से 1 डायरेक्ट आ सकता है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू हैव इलेक्ट्रॉन्स इन 3 और 4, है ना, हायर एनर्जी स्टेट में, देन देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, विल सी। मान लो n इक्वल्स टू 1 में है, सॉरी n इक्वल्स टू 3 में है एंड इट हैज टू कम टू n इक्वल्स टू 1, बीच में ये n इक्वल्स टू 2 भी आ रहा है। सो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डायरेक्टली जंप करके n इक्वल्स टू 1 में आ जाए और फोटॉन्स ऑफ 12.09 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ दे। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, है ना, कि ये रुक के आए, है ना, ये पहले यहां से यहाँ आया, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ा, फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक और फोटॉन छोड़ दिया। मतलब कुछ एटम्स में, जैसे मान लो वी आर सेइंग कि एक सैंपल है उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो कुछ एटम्स में तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करके n इक्वल्स टू 1 में आ रहा होगा, और कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो है पहले n इक्वल्स टू 2 में आएगा और 2 से 1 में आएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इमिशन में देयर इज अ चॉइस कि इलेक्ट्रॉन जंप कर करके नीचे आ सकता है, एब्जॉर्प्शन में देयर इज नो चॉइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज एब्जॉर्बिंग ए फोटॉन्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। तो जैसे अगर फोटोन 12.09 एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, एक साथ हुआ ना पूरा का पूरा, इलेक्ट्रॉन ने पूरी की पूरी एनर्जी 12.09 एक साथ एब्जॉर्ब कर ली, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, है ना, -13.6 प्लस 12.09
we can say minus 1.51 electron volt हो गई. So that's why it is directly going to n equals to 3. It is not है ना कि n equals to 2 और 2 से फिर ऊपर जा रहा है 3, नहीं, डायरेक्टली जा रहा है. अब जब ऊपर है तब उसके पास चॉइस है कि वो कौन सा वाला फोटोन छोड़ सकता है. Can it directly, let's say, releases 12.09 or it can, let's say, give 1.89 and 10.2. ये बात अंडरस्टूड है? यस, कोई कंफ्यूजन? चलो भाई, जिनको समझ में आ गया हाथ उठाओ, इसी से पता चलता है. सर वो एरो क्या है बीच में? क्या एरो का मतलब? एरो का मतलब है कि ये पाथ है इलेक्ट्रॉन का, और जो ऐसे है ना वो फोटोन बता रहे हैं. इसमें कोई ऐसा भी है जो सर एक बार जिसकी ये फोटोन और पहली क्लास हो, इलेक्ट्रॉन में पहली या दूसरी क्लास? हाँ बोलो पारस, क्या कह रहे हो? सर एक बार फोटोन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस बताओ, मैं कंफ्यूज हो रहा दोनों में भी. फोटोन एनर्जी है, लाइट. फोटोन क्या है? एनर्जी. एनर्जी, लाइट. लाइट है फोटोन, रेडिएशन. सर मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन को रिलीज करता है, मतलब उसमें क्या एनर्जी रिलीज करता है? हाँ, जब भी जैसे मान लो तुम्हारे अंदर ज्यादा एनर्जी है, तुमने खेल ली है, तो क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी से एनर्जी निकल गई ना. हाँ. हाँ वही. तो हमारी बॉडी से अच्छा कौन सी वाली एनर्जी निकलती है? हमारी बॉडी से कौन सी एनर्जी निकलती है? इंफ्रारेड. कौन सी निकलती है? इंफ्रारेड. वो आपने कभी देखा होगा, है ना, स्पेशल ग्लास पहनते हैं तो उसमें रेड रेड और ब्लू ब्लू ऐसे जोन हाँ. दिखता है. हाँ, कौन सी वाली एनर्जी जो हम देख नहीं सकते हैं? इंफ्रारेड. ठीक है, आई बात समझ में? यस. हाँ, अब ये लोग, काफी लोगों को जिनको नहीं आया वो डाउट पूछते जाओ भाई, हम कैसे पता चलेगा तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है ना. जैसे पारस और अदर बच्चे पूछ रहे हैं भाई, पूछते जाओ अपने अपने डाउट. हाँ बोलो भाई. दीक्षा, दीक्षा कुछ कह रहे हो बेटा? नहीं? अच्छा ये तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ये पहली या दूसरी क्लास है? कोई है ऐसा? हाथ उठाओ. ढूंढना. अरे भाई हाथ उठा के रखो मतलब. एक तो डरते बहुत हो यार आप लोग. सर हाँ, सर इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे n3 से n1 पे आया है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन में उतनी एनर्जी ऑलरेडी है, तो उसमें रिलीज किया इसलिए नीचे आया ना वो. करेक्ट. यस, उसको नीचे आना ही है, मतलब कंपल्सरी. -8 सेकंड के बाद उसे नीचे आना ही है. और सर वो मतलब बराबर उतनी एनर्जी रिलीज करता है. हाँ बिल्कुल बराबर. सपोज बाई जैसे चांस ज्यादा कर दी तो आउट ऑफ एटम चला जाएगा. नहीं, ज्यादा कर ही नहीं सकता ना, बाई चांस होगा ही नहीं, एंट्री मिलेगी ही नहीं. n=1 में n=1 को स्पेसिफिकली, है ना, आपको मतलब अगर वही मूवी थिएटर वाला बात है, आपके पास गोल्ड टिकट है और आपको सिल्वर में जाना है, तो सिल्वर वाला बोल रहा है सिल्वर ही चाहिए. नाउ यू हैव टू ट्रेड योर गोल्ड टिकट टू, लेट्स से, है ना, तो फिर सिल्वर खरीदना पड़ेगा. ऐसा. ठीक है. अब मान लो मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लो अगर इलेक्ट्रॉन जो है n=4 में है, जल्दी से बताओ कितने कितने फोटॉन्स निकलेंगे, बताओ टोटल. n=4 में है और इट इज गोइंग टू n=1, और कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन ड्रॉ दिस, है ना, सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है. अरे यार बन नहीं रहा है. लो चलो, लाइक दिस, ये है, सारी पॉसिबिलिटी लिखो. नहीं, थोड़ा और सोचो, मुझे पता है इसमें आंसर गलत है. 3 तो यही दिख रही है. 3 पॉसिबिलिटी. अच्छा हाँ, 3 पॉसिबिलिटी. टोटल फोटोन कितने आएंगे?
Okay, Vedant is saying 6 and Pranav Sawant is saying 7. Okay, we'll see. और कोई भाई ले बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूँ. Think and draw. बताओ भाई, 2 मिनट हो गए. डन. चलो लेट्स सी. तो n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 में कैसे आ सकता है? एक तो k से डायरेक्टली आ सकता है. I can say it is going to come directly. ठीक है. दूसरा हम केस बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू पहले वो 2 में आए एंड फिर 2 से 1 में आए. ठीक है. एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है या नहीं है? तीसरा केस हो सकता है कि वो n इक्वल्स टू 3 में आए, 3 से 1 में चला जाए. चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी? चौथी पॉसिबिलिटी मान लो n इक्वल्स टू 3 से आए, 3 से 2 आए एंड 2 से 1 आए. ठीक है. पांचवी पॉसिबिलिटी क्या होगी? यहां से हमने 3 से डायरेक्टली भी देख लिया, 3 से 2 भी देख लिया. पांचवी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 4 से 2 में आए. ठीक है. 2 से 1 ये भी देख लिया हमने, है ना. तो कोई बच गई क्या? 4 से 1 डायरेक्ट हो गया, 4 से 3 हो गया, 4 से 2 हो गया. 4 से सारे केसेस पॉसिबल हो गए. फिर 3 से वी हैव सीन 3 से डायरेक्टली 1, 3 से 2, है ना. तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई. अब इनमें हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मिले, है ना. मतलब अगर हमें सारी पॉसिबिलिटी चाहिए तो एटलीस्ट 4 एटम्स चाहिए, 4 एटम्स और आयंस. एक में डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, राइट. सो यहाँ पे कितने फोटॉन्स मिले? सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5, है ना. अब ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, सो वी विल नॉट काउंट इट, है ना. डिफरेंट एनर्जी का फोटोन नहीं है ये. फोटोन तो है बट अलग एनर्जी का नहीं है. एक ऑलरेडी वी हैव काउंटेड इट ओवर हियर. तो ये फोर्थ वाला ही है, 6. और ये वाला भी सेम है ना. सो वी विल नॉट काउंट. सो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हो गए? इक्वल्स टू 4, सॉरी 6. टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हो गए? 6.
6 डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स बनेंगे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, हर बार पॉसिबिलिटी देखना, तो इसको और दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, एक पैटर्न में। पहले ये ड्रॉ कर लो कोई, किसी को डाउट यहाँ पे समझ में आ रहा है? यस, नो? इसमें कल्याण सेंटर के लोग बच्चे कितने, हाथ उठाओ, कल्याण वाले। कल्याण, Kalyan, and anyone from Palava then can also raise hand. ठीक है, अब लेट्स से ये लोग नीचे कर लो हाथ, लेट्स से मैंने लोअर कर दी। तो थाने सेंटर से कितने, थाने मेन ब्रांच, थाने स्टेशन मतलब, ओके। ठीक, बाकी आई थिंक मालपाड़ा के सारे बच्चे हैं ना। ठीक है, लोअर योर हैंड। अच्छा, आपने वो लिंक देख लिया था प्लेलिस्ट वाला? यस सर। ठीक है, उसमें थी ना, सारी मिल गई ना आपको? चलो ठीक है, अब देखो ये तो हो गया एक तरीका, मतलब थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? लेकिन इसका एक सीक्वेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम बोले कि देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन से स्टेट से आ सकता है। सो वी कैन से जैसे मान लो कुछ ऐसा है ना, ये 4 है, 3 2 1, 4 से 1 में 1 की बात हो रही है, कैसे आ सकता है? सो आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कहाँ कहाँ जा सकता है। तो डायरेक्टली लेट्स से आई विल से इट कैन गो टू 1, 4 से वो 3 में जा सकता है, और 4 से 2 सॉरी 2 में जा सकता है, और 3 में जा सकता है। तो these 3 possibilities are possible only. अब अगर वो 3 में पहुंच गया, राइट, तो 3 में पहुंचने पे, या फिर 2 में पहुंच गया, 2 में पहुंच, एक मिनट सॉरी, एक सीक्वेंस चलते हैं, राइट। तो पहले 4 से ये सब है ना, 3 पॉसिबिलिटी है, 3 2 और 1 में जा सकता है। फिर अगर मान लो 4 से तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, मान लो वो 3 में है, तो 3 से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3 से 1 और 3 से 2, 3 से 1 और 3 से 2। और अगर वो अब 2 में पहुंच चुका है, तो 2 से 1 में आने की एक ही पॉसिबिलिटी। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल गई, है ना? इसी को और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? इसी का रीअरेंजमेंट कर दें हम ये सोचें कि 1 में कहाँ कहाँ से आ सकता है। सो वी कैन से उल्टा, अभी हम ये चल रहे थे कि यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, उल्टा हम कह रहे हैं कि 1 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है। दोनों मेथड सही है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। 1 में मेथड कहाँ से आ सकता है? 4 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, और 2 से आ सकता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5
6, ये 6 डिफरेंट फोटॉन्स हैं, तो इनमें हमने फर्स्ट, फोर्थ और 6 एक साथ ले लिए है ना, फर्स्ट, फोर्थ एंड 6 टुगेदर, है ना। फर्स्ट कॉज क्या था, 4 से 1, फोर्थ वॉज है ना 3 से 1 एंड 6 वॉज 6 to 1, एक साथ ले लिए। ऑलरेडी हमें पता चल गया कि भाई 1 में सब तरफ से इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब क्या रह गया, तो 2 में कहां से आ सकता है, 4 से 2 एंड 3 से 2, समझ में आया, है ना। तो ये तो बस नंबरिंग के लिए किया था ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे नंबर लिखना नहीं है, कुछ है नहीं इसका मीनिंग, बस ये समझाया था कि रीअरेंज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला 2 में ये 2 आ सकते हैं, फिर 3 में, 2 में हर जगह से आ गया, 4 से भी आ गया, 3 से भी आ गया, तो 3 में कहां से आ सकता है, 4 से आ सकता है, तो इस तरह से 6 हो गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब हमेशा तो ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, अगर आप ध्यान ध्यान से देखो तो ये 1 + 2 + 3 ऐसा लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 till delta n, where delta n is n2 minus n1, n higher minus n lower, right? ठीक है, तब तक जोड़ते जाएंगे ऐसे करके, राइट। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये 1 + 2 + 3, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हुई, 4 - 1 कितना हुआ, 4 में से -1 किया, 3 तक किया, तो 1 + 2 + डेल्टा एन की वैल्यू 3, तो 1 + 2 + 3, तो आ गया आंसर 6। अब ये बताओ, इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट n नंबर का एक फॉर्मूला होता है, अगर सम करना हो 1 + 2 + 3 + 4 टिल n, तो क्या होता है फॉर्मूला, ये एक एपी बन गई, फिर बोलो यार, बताओ, पढ़ा है ये एपी वगैरह कुछ 10th में, यस सर। क्या होता है फॉर्मूला, Sn equals to n/2 2a into a plus कुछ तो ऐसा ही है ना। 2a + n - 1 × d, ठीक है। हाँ एनीवे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n/2, सॉरी n, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो n + 1, समझ में आया? First term is a, last term is a + n - 1 × d, so 2a + n - 1 × d, तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अगर मान लो n की जगह डेल्टा n लिख दूंगा तो मैं फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, डेल्टा n, so that's it, this is the formula, डेल्टा n into डेल्टा n + 1/2। तो डेल्टा n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, अगर आप चेक करना चाहो तो 3 + 4, 3 × 4 डिवाइड बाय 2, 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब अगर मान लो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है जो जंप करके आ रहा है 6 to 2 में आ रहा है, 6 to 2, 1 में नहीं आ रहा है, मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है 6 से 2 में आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, देन यू विल से 6 - 2 is 4, तो हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4, 10, you will say number of spectral lines are 10, समझ में आया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप, तो ये तो हो गया इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एमिट होगा, है ना। पूरे कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो बताओ। सर इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी नीचे ड्रॉप करता है, मतलब यहाँ पे
12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्रॉप करता है, मतलब वो उस उतनी एनर्जी का एक फोटोन ड्रॉप करता है ना। करेक्ट करेक्ट यस। तो ऐसे वो 6 डिफरेंट फोटोन एमिट कर रहा होगा। वो 6 डिफरेंट फोटोन की एनर्जी मैंने आपको याद कराई है ना। कौन कौन सी हो गई लेट्स से, ये हो गया 12.75, 12.09, 10.2, ये हो गया 2.55, 1.89 एंड 0.66। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी के फोटॉन्स हैं, अलग अलग एनर्जी के फोटॉन। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया, हमें एक वेवलेंथ का फॉर्मूला और पता करना है ना। तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लेट्स से वेवलेंथ क्या होगी। अगर मान लो किसी ने बोला कि 4 से 1 में आ रहा है, तो बताओ कितनी एनर्जी, कितनी वेवलेंथ का फोटोन छोड़ा, एनर्जी नहीं पूछी उसने। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ wavelength of photon in emission। emission का मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करके बाहर नीचे की तरफ आ रहा है, emission। spectrum let's say। So calculation of wavelength of photon in emission spectrum क्या होती है, let's see। तो आपको ये पता था कि जो भी डेल्टा E है which is nothing but E2 minus E1, remember। ठीक है, ये हमने देखा था। एंड फ्रॉम हियर वी आर एबल टू गेट दिस फॉर्मूला कि 13.6 Z स्क्वायर 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। But be careful, this energy was in electron volt। ठीक है, तो हम ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, अच्छा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, hc by lambda या h nu, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। सो वी विल राइट डेल्टा E is nothing but hc by lambda। ठीक है, जब हम ये hc by lambda फॉर्मूला लिख रहे हैं तो h की यूनिट क्या है, जूल सेकंड। तो यहाँ पे एनर्जी किस में आ रही है, जूल में, है ना, डेल्टा E। So what we have to convert is, we have to convert this energy into joule and we can write, so hence delta E in joule is nothing but hc by lambda, which is nothing but 13.6 into 1.6 into 10 to our minus 19 Z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी 21.76 into 10 to our 19, है ना, जब एनर्जी की वैल्यू लिख रहे थे तब जूल में। तो बस अभी यहाँ पे h और c की वैल्यू निकालनी है, हमें लैम्डा निकालना है, तो 1 बाय लैम्डा, बाकी तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को नीचे ले जाते हैं। मैं डायरेक्टली भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बट मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे फॉर्मूला और वैल्यूज आ रही हैं। तो ये कितना हो गया, 21.76 into 10 to our minus 19 divided by 6.626 into 10 to our minus 34 into 3 into 10 to our minus 10 to our 8 Z square। बस ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन सबको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आती है 1 बाय लैम्डा इज नथिंग बट 1.0978 into 10 to power 7 Z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square।
एंड दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय रिडबर्ग कांस्टेंट. एक कांस्टेंट है आर, क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट आर. ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं. तो ये वैल्यू आती है डायरेक्टली, आप बस ये याद रखो कैलकुलेटर से यूज करोगे तो आगे पीछे थोड़ा आ सकता है ना, 1.094 समथिंग कुछ आ सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े अप्रोक्सीमेशन लिए हुए हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, वी आर गोइंग टू से 1 by lambda इज नथिंग बट आर जेड स्क्वायर 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. तो ये वेवलेंथ निकालने का आसान तरीका है. ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट इज 1.0978 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स. ये भी याद रखना है. यूनिट क्या हो गई, स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे थे तो लैम्डा यहाँ पे मीटर में आ रहा है, इसके हिसाब से 1 by लैम्डा है तो मीटर इनवर्स. इस वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है 1 by r. सो नोट 1 by r की वैल्यू कितनी है, आप इसको डिवाइड में डाल दोगे, 1 upon 1.0978 into 10 to the power 7 मीटर हो जाएगा. और 1 मीटर होता है 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम, है ना, डिवाइड बाय 1.0978 into 10 to the power 7. सो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है, आपको वैल्यू याद रखनी है 900 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 911 पॉइंट समथिंग आती है, तो वी आर गोइंग टू राइट 912 एंगस्ट्रॉम. बस ये आ गया. अब इससे देखो कितना आसान हो गया. अगर किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली जंप कर रहा है 3 से या 4 से 1 में, है ना, एग्जाम्पल इफ somebody said कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है 4 to 1, तो 1 by लैम्डा क्या हो जाएगा, आर, लेट्स से हाइड्रोजन एटम, तो z की वैल्यू 1 हो गई. सो आर 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर, n2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16. 1 by लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 16 minus 1 15, तो 15 by 16 r. ये आ गया. तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, उल्टा कर देंगे, रिवर्स, 16 by 15 into 1 by r. Then you can write 16 by 15 into 1 by r 912 एंगस्ट्रॉम. बस इसको सॉल्व करना है. तो ये क्या हो जाएगा, 3 से अगर आप कट करोगे तो 304 आएगा, तो यहाँ 5 आ गया. बस. अब अगर आप चाहो तो इसको भी कट कर दो 60.8. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 16 into 8.8, तो 128 12 2, ठीक है, फिर 1 रह गया, 16 into 6 96 और 1 97, तो ये आ जाएगा 972.8 एंगस्ट्रॉम. तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ मिल गई. ठीक है, यस, इतनी बात समझ में आ गई लैम्डा निकालने का आसान तरीका. सर इसमें डेरिवेशन रखना है कि सिर्फ वैल्यूज? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो. इसमें सिर्फ डेरिवेशंस याद रखने हैं कि वैल्यूज? वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू याद रखनी है. डेरिवेशन तो बस मैंने ये बताया कि ये कैसे आया, है ना, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था. मैंने बताया कि ये 13.6 से ही आपने रिलेट कर दिया, एचसी को नीचे लेके गए, ये सारी वैल्यू आ गई.
इतना आ गया समझ में? ये वैल्यूज है ना, तो ये याद रखना है, ये 1/r इज 912 एंगस्ट्रॉम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब देखो कई बार क्या होता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो कई बार क्या होता है ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? ऐसे। तो फिर HCy जो लैम्डा है उसकी एक डायरेक्ट वैल्यू है ना। सेकेंड मेथड, डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा ई इन जूल was written as HCy lambda, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू लिख सकते हो HCy डेल्टा ई, जो कि आपको याद है, आपने याद कर रखी है कुछ वैल्यू, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। 4 से 1 बोला तो आप कर सकते हो, बट अगेन इट रिक्वायर्स मोर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर हम लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में ले लें तो ये HC की वैल्यू हो जाती है 12,400, और आपको यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है। बस ये अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। 12,400 डिवाइड बाय डेल्टा ई, और यू कैन से डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तो ये जल्दी के लिए लेट्स से एकदम इमीडिएटली अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं, है ना, 4 से 1 आ रहा है तो एनर्जी का डिफरेंस कितना है 12.75, तो आपने डाल दिया 12,400 डिवाइड बाय 12.75। तो आपको पता है ये वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली करूंगा, राइट, इसको अगर, है ना, तो ये वैल्यू मुझे कितना देगी, है ना, 12.75 के हिसाब से 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास देगी, है ना। ये 12.75 है, ये 12,000 है। तो यू जस्ट हैव टू चेक कि 1000 के आसपास आंसर कौन सा है। फास्ट है ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यू डोंट हैव टू डू द कैलकुलेशन, यू कैन जस्ट, है ना, पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड जस्ट चेक अप्रोक्सीमेटली ये क्या वैल्यू आ रही है। क्लियर है? कैलकुलेशन है इस चैप्टर में खूब, और ये चैप्टर है फिजिक्स का भी, तो कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो टफ लग रही होंगी, हो सकता है फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी ना हो, घबराना नहीं है, पूछ लेना है ना। अब जो आगे आने वाला पार्ट है जो हम देखने वाले हैं उसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे दिखाता हूँ, है ना, ऐसे लिखे हुए हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखा रहेगा। तो लंबे लंबे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? सर वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम भी है ना? इसका मतलब है कि आपको हमेशा वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में डालनी है। मान लो हो सकता है कभी नैनोमीटर में दे रखी हो गई, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 12,400, तो आपको वो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करनी है, तो डेल्टा ई मिल जाएगा। सिमिलरली अगर डेल्टा ई आपको पता है तो वो डेल्टा ई आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालना है ना। कोई और यूनिट में होगा तो आप डाल के फिर आंसर नहीं मिलेगा। सर मतलब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दे रखा होगा ना क्वेश्चन में, जैसे कल एक क्वेश्चन किया था उसमें 550 नैनोमीटर लिखा था, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम, 5,500 एंगस्ट्रॉम। अरे ये यूनिट कन्वर्जन थोड़ा थोड़ा याद रखता है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, लिख लो नहीं तो दोबारा, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। और तुम कहाँ हो यार, मतलब पीछे आपके वर्ड्स की साउंड आ रही है, बढ़िया। कहाँ हो? मेरी सर बारिश गिर रही है सर। कहाँ? कहाँ गिर रही है बारिश? मेरी तरफ तो नहीं हो रही है, थाने में। सर बारिश गिर कलवा में हमें। कहाँ पे हो तुम? कलवा में। कलवा में बारिश हो रही है? बारिश में थोड़ा ध्यान रखना भाई,
डेंगू वगैरह भी फैल रहा है, मेरी फैमिली में हो गया लोगों को, जस्ट टेक केयर। चलते हैं थोड़ा और आगे। तो ये वेवलेंथ वगैरह ये सब हमें पता चल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे हम बात कर लेते हैं। तो फिर हमें ये सब जितना भी पढ़ा है उसका कुछ मीनिंग समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला टर्म है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है ना, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर बोर मॉडल है। यू कैन से यूनि इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, any state other than ground state। तो n इक्वल्स टू 1 को छोड़ के बाकी सारी स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, उनके नाम है। जैसे n इक्वल्स टू 2 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। n इक्वल्स टू 1 तो ग्राउंड स्टेट हो गया, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट कहाँ से चालू हो रही है, 2 से। n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यू कैन सी यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक कम यहाँ पे है, या फिर यू कैन से यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा यहाँ पे है। तो अगर मैंने बोला mth एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस 1। तो जैसे मैंने बोला फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो, अगर n की वैल्यू मैंने m की वैल्यू फिफ्थ बोली तो क्या हो जाएगा 6, है ना। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, सुन लो ध्यान से, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, फिर आता है अच्छे पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी required to remove electron from, है ना, minimum energy required to remove electron from ground state। remove electron का मतलब है ना, to send कहाँ पे, at infinite, है ना, n equals to infinity। अगर हम ग्राउंड स्टेट से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भेज देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एटम के बाहर निकल गया। रिमेंबर मैंने आपको बताया था 13.6 से ज्यादा या उसके बराबर एनर्जी लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, राइट। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, और यू कैन से n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, उसने आयनाइज कर दिया। ठीक है, कितना होगी ये एनर्जी, so delta E we are going to write delta E is nothing but which is ionization energy
is nothing but E infinite, E higher minus E lower, E1. E infinite 0 है, E1 क्या है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर है ना, n स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन, इतनी आ गई। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए कितनी हो गई फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको अगर है ना पर एटम, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो पर मोल के लिए, तो किसी को पता है मोल क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज मोल? अरे ना भी लिख सकते हो, नो नहीं पता है तो बता दो। नो, ठीक है, मोल एक नंबर है, क्या है मोल, एक नंबर, जैसे डोजन एक नंबर है ना, डोजन का मतलब क्या है 12 है ना, तो जैसे डोजन एक नंबर है वैसे मोल एक नंबर है, बस अंतर इतना है मोल की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, 1 मोल इक्वल्स टू 6 into 10 to approximately है ना, 6.022 नहीं लिखना है, 6 into 10 to power 23 for calculation purpose we are going to write like this है ना, 6 into, very good आशीष, 6 into 10 to power 23 ये 1 मोल है। तो बस अगर ये 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 6 into 10 to power 23 है ना पर मोल। अब ये 1 मोल के लिए हो गया। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 13.6, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 into 10 to power 23 एंड ये 1.6 into 10 to power -90 जूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 1.6 into 6 क्या हो जाएगा 9.6, ये 10 to power 23 माइनस 19 है, 23 में से 19 हटा दोगे तो कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 13.6 into 9.6 into 10 to power 4 जूल पर मोल। और अगर 10 to power 3 यहाँ से हटा देंगे है ना तो वो किलो बन जाएगा, 10 to power 3 जूल क्या होता है किलो जूल, मैं यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 13.6 अप्रोक्सीमेटली 96 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात समझ में आई वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मॉलिक्यूल इज नथिंग बट 96 किलो जूल पर मोल। ये तो हमने कैलकुलेशन से किया है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है 96 है ना, 96 पॉइंट सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 96.5 किलो जूल पर एग्जैक्ट, क्योंकि 6.022 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1.602 ऐसे कुछ आता है चार्ज, एग्जैक्टली इट इज 1.6 नहीं होता है ना, थोड़ा 1.6 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू ये याद रखना है। एक मिनट,
ठीक है, तो इससे ये वैल्यू जो आती है ना, है ना 96.5 जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था 13.6। ये सब यूनिट कन्वर्जन बड़े ट्रिकी है ना, ये वैल्यू याद रखना, राइट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और यू कैन से 1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ गया। .4 किलो जूल पर, ये आ गया आयनाइजेशन एनर्जी। बट आपको आयनाइजेशन एनर्जी जनरल फॉर्मूला क्या दे रखा है ना, ये तो हो गई हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन। पर जनरल फॉर्मूला क्या है 13.6 है ना, जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कभी भी कोई एनर्जी अगर किलो जूल में दे रखी है तो आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे, कहीं पे भी दे रखी है। मान लो कहीं लिखा हुआ है कि कोई एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, हाइपोथेटिकल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन एटम, और उसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो दे रखी है लेट्स से 960 किलो जूल पर मोल। मान लो ऐसे दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी 960 किलो जूल पर मोल। ठीक है आशीष, थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, नहीं तो लेक्चर नोट ये लेक्चर वीडियोस देख लेना, ठीक है। और नहीं हो तो पूछ लेना मुझसे डाउट। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे मान लो दे रखा है 960 किलो जूल पर मोल, और किसने बोला बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन डालूं मैं, कितनी वेवलेंथ का फोटोन डालूं कि मैं इसको आयनाइज कर सकूं। मान लो ये क्वेश्चन है उल्टा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है और बोला गया बताओ कितनी वेवलेंथ का फोटोन डालूं सो दैट आई कैन आयनाइज द इलेक्ट्रॉन। मान लो ये क्वेश्चन, तो क्या करेंगे 960 किलो जूल पर मोल से जल्दी से है ना डिवाइड बाय 96 करके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब आपको फॉर्मूला पता है एनर्जी का 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 12,400 डिवाइड बाई 10। जल्दी से एकदम आ गया 1240 एंगस्ट्रॉम। जो भी वैल्यू 1240 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी दैट इज योर आंसर। समझ में आया क्या फायदा हुआ इन सब चीजों का? यूनिट कन्वर्जन याद रखना है। ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत कर सकते हो एकदम ऑप्शन एलिमिनेट करके। सही है। सर यहाँ पे आपने 960 को 96 से कैसे डिवाइड किया? अरे अभी मैंने बोला ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 96 किलो जूल पर मोल, तो 960 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। हाँ तो वो उस वही लिख लिया 960 में 96 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। यस। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये आ गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। अब नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, है ना। आयनाइज नहीं, एटम में ही है बट हायर एनर्जी स्टेट में, जो कि हम पढ़ चुके हैं 10.2 12.09 ये सब वैल्यू, इनको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite electron from ground state to excited state,
एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम n इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं भेज रहे हैं, हम n इक्वल टू 1 से लेते किसी n कोई हायर एनर्जी स्टेट में भेज रहे हैं n2। ये n2 क्या हो सकता है, 2 3 4 एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है, बट नॉट इनफाइनाइट, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा तो इस एनर्जी के डिफरेंस को एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट, और यू कैन से n2 है ना स्टेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में भेजा, then I have to give 10.2 z square in electron volt, ठीक है, ये एनर्जी देनी पड़ेगी 10.2 z square in electron volt। इस एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, और क्या बोल सकता हूं, और आई कैन से एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि सेकंड को क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और एक और टर्म है उसको बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है, थोड़ा छोटा छोटा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, वो समझ लो। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, सेकंड को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में चला जाता है, अनदर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में जा रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे, सो बोलेंगे वी कैन से 4 का मतलब हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो वी कैन से एक्साइटेशन, इसको मैं छोटा लिख ले रहा हूँ ई, है ना, बार बार लिखना पड़ रहा है, एक्साइटेड ई ऑफ फोर्थ स्टेट, और वी कैन से ई ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और वी कैन से थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है भाई, समझ में आ गया, इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है, आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहे हैं, कहां से, ग्राउंड स्टेट से। एक्साइटेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन अभी भी एटम के अंदर ही है, बट अलग अलग एनर्जी लेवल पे पहुंचा सकते हैं ना, ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। अब एक और आता है टर्म, है ना, एक और एनर्जी में टर्म है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। रिलेटिवली कम यूज होता है, बट होता है ना। ऊपर वाले जो दोनों टर्म है वो बहुत यूज होंगे, बट ये बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी थोड़ा, है ना, कम यूज होता है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी से बाइंड करके रखा हुआ है, खींचे रखा है ना अपने तरफ अट्रैक्ट करके, है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी है, जो कि टोटल एनर्जी के, लेट्स से सॉरी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, हाँ, नॉट टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि कितनी एनर्जी से इसको बांध के रखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, साइन उल्टा हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ फिर से समझते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी से बाइंड करके रखा हुआ है, तो ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी।
सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि इसको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एनर्जी चाहिए, सो दैट वी कैन सेंड दिस इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट, है ना। तो वो हो जाएगा सेपरेशन एनर्जी। तो साइन उल्टा है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंड करके रखा हुआ है, तो वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जो भी स्टेट है उसकी टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। सेपरेशन एनर्जी क्या होगा, उसको इनफाइनाइट में भेजना है, तो बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव में आएगी, ठीक है, और सेपरेशन एनर्जी उसी अमाउंट में पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि उतनी एनर्जी देगी तो जीरो बनेगी एनर्जी। गेटिंग इट। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी से बाइंड करके रखा हुआ है, अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ है, टोटल एनर्जी। और सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन देखते नहीं है, इसलिए वी हैव रिटन बोथ आर सेम, ठीक है। एनर्जी का साइन नहीं देखते हैं, ओनली द मैग्नीट्यूड वी आर सीइंग। So we will say energy required to electron, energy required to remove electron from, ठीक है, energy required to remove electron from any state is called binding energy, or can say separation energy of that state. Energy required to remove electron from any state, है ना, नॉट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से आयनाइजेशन एनर्जी थी, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कहीं से भी निकाल दो। Hence we can say, let's say, hence binding energy of, let's say, second state, तो देख लेते हैं। let's say ये n equals to 1 में था तो -13.6 z स्क्वायर था, n equals to 2 में है तो ये -3.4 z स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अब n equals to 2 से निकालना है, इनफाइनाइट में भेजना है। इनफाइनाइट में एनर्जी 0 है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसे, 3.4 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। समझ में आई नहीं बात, इतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट कितनी हो गई, केवल मैग्नीट्यूड देखता है, कितना मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा, कितना। यस, क्लियर है भाई ये बात। आई थिंक आज के लिए काफी हो गया है ना ये सब टर्म्स। तो मैंने आपको कल पहले ही बोला था कि अगर आपने ये एनर्जी डायग्राम ढंग से वैल्यू याद रख ली है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा, जिन्होंने रिवाइज किया है उनको लगा होगा कि ठीक है, जिन्होंने नहीं रिवाइज किया होगा उनको दिक्कत आई होगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये वैल्यू कैसे कैसे आ रही है। भाई n इक्वल टू 2 पे उसका -3.4 जेड स्क्वायर वैल्यू है ना, -3.4 जेड स्क्वायर, इसको जीरो बनाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना जोड़ दूं मैं यहाँ पे कि ये जीरो हो जाए, +3.4 जेड स्क्वायर, बस हो गई, वही होगी बाइंडिंग एनर्जी। सर आपने, लेकिन आपने बोला बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में होता है और सेपरेशन पॉजिटिव में, आपने पॉजिटिव लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, आगे जो क्वेश्चंस है ना उनमें मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिया हुआ है, कायदे से तो उन्हें लिखना चाहिए सेपरेशन एनर्जी, बट कई जगह पे वो है ना बाइंडिंग एनर्जी लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए बोला मैंने, ठीक है। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, ओनली जस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू, कितनी वैल्यू दे रखी है। सर नहीं समझा सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, साइन पे ध्यान मत दो। इतना समझ में आ गया? यस। बस इतना ही ध्यान रखना है।
डीपीपी कब डिस्कस करेंगे? डीपीपी कर लेंगे डिस्कस, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है एक्चुअली, आपको तो पता होगा आपका बैच मर्ज होगा, है ना? आप लोग जो भी करंट बैच है उसमें ये एक तरह से आपकी वो चल रही थी क्लासेस, सो दैट वी कैन मेक अ बैच, कैन मर्ज यू। ये सुनो, ये पता था या नहीं? मैंने है ना? नो सर। जिनको नहीं पता था कोई बात नहीं, कई लोगों को पता था। यस, तो कम्युनिकेशन आई थिंक ढंग से नहीं हुआ होगा, तो आपका सिलेबस अभी हमें उनके बराबर करना है। तो एक क्लास, इसीलिए आपकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऐसी थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी रखेंगे आपकी, है ना? तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, राइट? तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक से आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब इतनी सारी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है? चलो ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।